नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे भाई दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट साइंस स्पेशल क्लास रहेगी। और साइंस में हमारा टॉपिक रहेगा बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे जनन, जीव में जनन। यहाँ से एक प्रश्न आने का चांस रहेगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जो भी बंदा नया चैनल पर जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने मोटिवेशन है। हाँ जी, देखिएगा, जल को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है, सूरज को निकलने के लिए भी वक्त लगता है दोस्तों। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में भी क्या होता है, वक्त लगता है। इसी मोटिवेशन के साथ आप बिल्कुल तैयार रहें। ध्यान रखना दोस्तों, सक्सेस होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें वक्त भी लगेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा। और वो पल भी आएगा जब हमें उस वक्त का बिल्कुल हमें खुशी भी होगी कि भाई रियल में ही हमने मेहनत करी है। और वो वक्त है, एक दिन जरूर आपके सामने आएगा। और आपका जो एग्जाम है फरवरी के अंदर, जो एग्जाम होने वाला है, और उस एग्जाम को लेकर हम विशेष हमारी चर्चा करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा जनन। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बात यहां पर करूंगा, जनन कहते किसे हैं। यहां से बनने वाले, देखो मैं शॉर्टकट चलूंगा, यहां से बनने वाले टॉप महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मैं केवल उन्हीं पे चर्चा करने वाला हूं। जनन, ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, जनन। तो सबसे पहले जनन होता क्या है, जीव में अपने ही समान संतति निर्माण। याद रखना, जीव में अपने ही समान संतति जो निर्माण है वो कहलाता है जनन। ठीक है भाई दोस्त, ध्यान रखना। अब देखो, जनन में से प्रश्न नया भी बन सकता है। जीव जनन क्यों करते हैं? अपने वंश की वृद्धि के लिए। किसके लिए करते हैं? वंशवृद्धि के लिए। किसके लिए करते हैं? वंशवृद्धि के लिए। फिर सवाल आएगा, जनन कितने प्रकार का होता है? जनन के टाइप कौन कौन से हैं? कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपके कौन सा भाई? नंबर एक पे मैं बात करूं, नंबर एक पे बात करते हैं, तो पहला होता है लैंगिक जनन। ठीक है भाई दोस्तों, सेक्सुअल बोलेंगे उसको। और दूसरा होता है एसेक्सुअल, जिसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। क्लास बढ़िया लगे तो क्लास को शेयर करना। लैंगिक जनन, ध्यान रखना, दो जीव मिलकर जनन क्रिया करते हैं। दो जीव मिलकर। अलैंगिक जीव जनन में ध्यान रखना, अकेला जीव होता है। यहां ध्यान रखना है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन की मैं अलग से बात करूं आपके सामने, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां से बनने वाला प्रश्न और कितना खतरनाक बन सकता है। जो लैंगिक जनन होगा, ये ध्यान रखना भाई, कौन से जीव में होगा? बहुकोशिकीय जीव में होगा। कौन से जीव? बहुकोशिकीय जीव। कौन से जीव? बहुकोशिकीय जीव। इसके अलावा ध्यान दे भाई, लैंगिक जनन में याद रखना कितने जीव होने चाहिए? दो जीव होने चाहिए। दो जीव होंगे तो उसमें एक नर होना चाहिए। एक कौन होना चाहिए भाई? मादा होनी चाहिए। नर है तो नर के जननांग जरूरी है, और मादा है तो मादा के भी क्या जरूरी है? जननांग जरूरी है। तो ध्यान ये भी रखना है अपनों, जननांग की बात करते हैं, नर जननांग, मादा जननांग। सवाल आता है, नर के जननांग कौन कौन से होते हैं? ये लो साहब, नर जननांग। देखो, सबसे पहले नर जननांग में आता है कौन? वृषण आता है। फिर आता है आपके अधिवृषण आता है। अधिवृषण के बाद में शुक्राशय आता है। शुक्राशय के बाद में शुक्र वाहिनियां आती है। उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। और नंबर 5 पे आता है भाई आपके सीसन। ये पार्ट ध्यान रखना, कौन कौन से हैं? वृषण है, अधिवृषण है, शुक्राशय है, शुक्रवाहिनी है, और प्रोस्टेट ग्रंथि और सीसन। कितने हो गए? 5 हो गए। पांचों का नाम याद रखना है। उसी प्रकार मादा के जननांग की मैं बात करूं, तो मादा जननांग में आता है, एक तो आता है, सबसे पहले आता है अंडाशय आता है, ओवेरी बोलते हैं जिसको।
अंडाशय के बाद में आता है अंडवाहिनी आती है, अंडवाहिनी के बाद में गर्भाशय आता है और गर्भाशय के बाद में योनि आती है, वेजाइना बोलते हैं। ये जननांग, देखो ध्यान रखना है, नए जीव पैदा करने के लिए यहाँ पर नर मादा जरूरी है, तो नर मादा में ध्यान रखना है, दोनों के जननांग जरूरी है। जननांग में ध्यान रखना है कौन कौन सा कहाँ कहाँ क्या कैसे काम करेगा, अपने को एक एक बात की डिटेल होनी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज पे मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले यदि बात करी जाए तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर नर जननांग। नर जननांग में से आपके आने वाले प्रश्न कौन से, मैं केवल प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। वैसे नर के जननांग का चित्र बनाए तो देख लेना, एक बार चित्र को डायग्राम को बना रहा हूं और डायग्राम को देखना आप। सबसे पहले ये देखिएगा भाई, ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ये है भाई टेस्टिस वृषण, क्या है भाई, वृषण है। ठीक है, ये है भाई वृषण से निकलने वाली नलिका जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी यहाँ आती है, ये शुक्राणु यहाँ इकट्ठे होते हैं। फिर यहाँ पर एक ग्रंथि और आती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर यहाँ से ऊपर होता है यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं मूत्राशय। ये यहाँ पर क्या होता है, मूत्राशय होता है। यहाँ से मूत्र आता है, ठीक है, और यहाँ से शुक्राणु इधर आते हैं, दोनों एक ही मार्ग में मिलते हैं और ये मार्ग आके आके इधर शीशन में खुल जाता है। ध्यान रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है भाई, ये नर का जननांग है। सबसे पहली मैं बात करूं भाई यहाँ पर, तो थोड़ा सा देखना भाई, एक एक चीज महत्वपूर्ण होगी। ये है वृषण, ठीक है, ये बाहर होता है अधिवृषण। अरे देख लेना, ढंग से देखना इसको, एक एक चीज महत्वपूर्ण रहेगी। फिर यहाँ देखो, ये है कौन सी, शुक्राणु को ले जाने वाली शुक्रवाहिनी। फिर ये आता है आपके शुक्राशय। शुक्राशय के बाद ये आती है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट के बाद ये आता है आपका सीसन पेनिस और ये आता है सीसन मुंड। सीसन मुंड, ठीक है, ये है भाई नर के जननांग। प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न आएगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ध्यान रखना भाई, एक एक प्रश्न यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। ये नर का होता है क्या भाई, हरे नर का क्या होता है, जननांग होता है। नर के जननांग में आने वाले में सबसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये मेन है भाई। इनको एक एक अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है, याद करते चलना है। नेक्स्ट में बात करूं तो यहां पर देखिएगा भाई, प्रश्न बनेगा तो सबसे पहला प्रश्न आएगा वृषण से। टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वृषण। सबसे पहली बात आएगी संख्या कितनी होती है, तो बताना कितने जोड़ी, एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है। और याद रखना ये होते हैं उदर गुहा से बाहर होते हैं। और बाहर कहाँ होते हैं भाई दोस्त, वृषण कोश में होते हैं। अरे कहाँ होते हैं, वृषण कोश में होते हैं। देखो वृषण में निर्माण किसका होता है, शुक्राणु, स्पर्म, शुक्राणु का किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके बाद यदि बात करें तो देखो शुक्राणु का अध्ययन स्पर्मेटोलॉजी में किया जाता है। शुक्राणु की खोज का पूछे तो बताना एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है भाई, शुक्राणु का जीवन काल, और ये जीवन काल कहाँ, जीवन काल कहाँ, मादा शरीर में। तो मादा शरीर में इसका जीवन काल कितने घंटे होता है,
72 घंटे होता है। कितने घंटे होता है? 72 घंटे होता है। वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर करना भाई, है ना। और रीट वाले विद्यार्थियों के लिए स्टार बना लेना। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ वृषण। वृषण द्वारा निकलने वाले हार्मोन, स्रावित किसकी हो रही है बात? हार्मोन की। पहला जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। दूसरे हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है? दोनों हार्मोन महत्वपूर्ण हैं और दोनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका टेस्टोस्टेरोन। और ये निकलता है कहां से? तो बताना है वृषण की अंतराली। कौन सी भाई? अंतराली कोशिका। कौन सी कोशिकाएं? अंतराली कोशिकाएं। और इन्हीं कोशिकाओं को बोलते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल। कौन सी कोशिकाएं? लीडिंग सेल से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी हार्मोन को बोलते हैं कौन सा हार्मोन? पोरुस हार्मोन। इस हार्मोन का कार्य पूछ ले तो बताना मानव नर में। किसमें भाई? मानव नर में। कौन सा? द्वितीयक। मानव नर में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है ना, ये आपका कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आने के चांसेस यहां से रहने वाले हैं। वृषण के बाद में ध्यान रखना, यहां से शुक्राणु को ले जाने के लिए शुक्रवाहिनी काम आएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके देखो सवाल कहां आता है? शुक्राणु। शुक्राणु का भंडारण है वो कहाँ होता है भाई? तो वो आपको बताना है, वो होता है शुक्राशय में। कहाँ होता है? शुक्राशय में। फिर सवाल ये भी आएगा शुक्राणु को पोषण कौन देता है? तो बताना है शुक्राणु को पोषण देने के लिए वो आती है आपकी कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट। कौन सी ग्रंथि आती है? प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राणु को क्या देती है? पोषण प्रदान करती है। ये बात भी अपने माइंड में हो जानी चाहिए। ये रीट वाले विद्यार्थियों, ये आपके लिए बड़ी सौगात है। इससे बड़ा मौका कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। इस बार जम के तैयारी कर लेना। कई सारे विद्यार्थी ऐसे रहेंगे, कुछ फर्स्ट में लगेंगे, कुछ है जो सेकंड ग्रेड में लगेंगे। और रीट वालों पोस्टें खूब सारी है, 40,000 पोस्टें हैं और 40,000 पोस्टों में अपना नंबर आराम से आने वाला है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप टॉपिक टू द पॉइंट चलते रहो और अपना जो लेवल है उस लेवल से बाहर मत जाओ। आराम से एनसीईआरटी पढ़ते रहो, द बेस्ट एनसीईआरटी। ध्यान रखना दोस्तों, एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी नहीं है। अपने ध्यान रखना, टॉपिक है एनसीईआरटी से कोई भी बार नहीं है, सिंगल पर्सन बार नहीं आने वाला है। आप निश्चिंत हो जाओ, मैं अभी आपसे वादा कर सकता हूं। और ध्यान रखना दोस्तों, जिंदगी के अंदर जो चीजें अपने को आप सोचते हैं ना कि ऐसा आता है और वैसा आता है, ऐसा कुछ नहीं आता है। जो चीजें हम लेवल से पढ़ते हैं वही एग्जाम में छपती है और कहीं ना कहीं हम उनको छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी मत छोड़ना, लेवल का ध्यान रखना। लेवल से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे 5वीं तक है तो 8वीं तक पढ़ लो, 10वीं तक पढ़ लो भाई, 10वीं से ज्यादा पढ़ना नहीं है। और मस्त होके पढ़ना है, बिल्कुल दिमाग में किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। ये रीट के लिए बढ़िया मोटिवेशन है। आप बिल्कुल सेशन को शेयर करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको पास होना है तो मेरे साथ रहो, आप मस्त रहो, तैयार हो जाओ। ठीक है भाई दोस्तों, ये आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है भाई दोस्तों, यहां से बनने वाला सवाल है वो। हाँ आगे देखिए भाई, आगे मैं बात करूं भाई, देखो स्पेशली यहाँ पर जो सवाल बन रहे थे नर वाले में, वो स्पेशली वृषण से ही बनते हैं। तो देखो एक तो नर का जरूरी होता है, एक मादा का है। और मादा वाले में आपको पता करना है, जैसे मान लो ये जो जननांग है, इन जननांग में देखो, ये मैं बिल्कुल इस लेवल से क्लास, देखो जहाँ से प्रश्न बनता है मैं वहां से बात कर रहा हूँ, फालतू की बातें मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है, जहां से प्रश्न बनेगा मैं केवल और केवल वहीं से बात कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। हाँ इम्पोर्टेंट बात है, जो बातें ध्यान रखना, जो बातें ध्यान रखनी है वो यहीं से ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न आने वाला है। हाँ भाई देखिएगा, सबसे पहले ये जो जननांग है, योनि है, यहाँ पर जो भाग होता है इस भाग को बोलते हैं गर्भाशय बोलते हैं।
और ये जो भाग होता है ये अंडाशय होता है, ये अंडवाहिनी होती है। मैं आपको बता दूं सवाल इससे बाहर नहीं आने वाला है। आपका जो लेवल है ना L1 की बात करते हैं तो इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आप फोकस करिएगा, आप थोड़ा यहाँ फोकस करिएगा और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भी। अरे ध्यान से देखना भी तो है, ध्यान से देखना भी है भाई। देखो सबसे पहला प्रश्न कहां से बनेगा, अंडाणु का निर्माण कहां से होता है? तो अंडाणु निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो बनने वाले प्रश्न यही है, यहां से बन जाएगा प्रश्न। ठीक है, फिर देखो निषेचन कहाँ होता है, सवाल आएगा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, निषेचन से सवाल आएगा, अंडवाहिनी में आएगा। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो बताना भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। और इसको बोलते हैं जनन मार्ग। कौन सा मार्ग बोलते हैं? जनन मार्ग बोलते हैं। ध्यान रखना यही आपका कौन सा मार्ग, जनन है। ठीक है भाई दोस्तों, ये मोटी मोटी बातें हैं अपने माइंड में रखना है दोस्तों। ठीक है, ये मादा का जननांग, किसका जननांग है भाई? ये है आपके मादा जननांग। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेशन को दबा कर शेयर करते रहिएगा। अंडाणु यहाँ बनते हैं, अंडाणु के बाद यहाँ जाते हैं, अंडवाहिनी में अंडाणु रहता है 48 घंटे के लिए, फिर वो सेल नष्ट हो जाती है, यहाँ बच्चे का विकास होता है। ध्यान रखना बच्चा जैसे मान लो अंडाणु शुक्राणु यहाँ मिल गए ना, अंडवाहिनी में फर्टिलाइजेशन जंक्शन होता है, निषेचन स्थल होता है, वहीं अंडाणु शुक्राणु का क्या होता है, मैच होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो यहाँ से बनने वाले प्रश्नों की भी चर्चा हो जाएगी साथ साथ। सबसे पहले अंडाशय, ओवेरी, किसका निर्माण होता है यहाँ पर? अंडाणु का निर्माण। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडजनन, ऊजनेसिस कहते हैं। मादा शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका, मादा शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है। अंडाणु का जीवन काल कितना होता है? 48 घंटे होता है। किसमें? अंडवाहिनी में। अंडाणु एक माह में केवल एक ही बनता है, अंडाणु एक माह में एक ही बनता है। एक एक महीने में एक बनता है और अलग अलग बनता है। एक बार इस अंडवाहिनी में, सॉरी अंडाशय में, एक बार इस अंडा, दोनों में अलग अलग बनता है। एक महीने में एक ही बनता है। मासिक चक्र के 16वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। कभी कभार लिखा होता है 14 दिन होता है। 14, 15 और 16 वो तीनों दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। और उस समय क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। उस समय यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ध्यान रखना अंडवाहिनी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन जंक्शन होता है वह अंडाणु शुक्राणु का क्या हो जाता है? मैच हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट सीधा गर्भाशय में चला जाता है और वहां भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है। मेरे प्यारे लाडलों ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं, प्रश्नों का ध्यान रखना। फिर देखो, फिर आपके सामने एक सब प्रश्न और आएगा कि अंडाशय द्वारा निकलने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? तो अंडाशय में जो हार्मोन होते हैं ना उनका भी आपको ध्यान रखना है। अंडाशय द्वारा निकलने वाले हार्मोनों की बात करते हैं। देखो याद रखना, अंडाशय से निकलने वाले जो हार्मोन है उसमें पहला जो हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजन। दूसरे हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन। तीसरा जो हार्मोन है उसका नाम है रिलैक्सिन। तीनों के तीनों हार्मोन महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए होता है। किसके लिए होता है? ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ये है प्रजनन में सहायक होता है। इसके अलावा
स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। ये प्रसव के समय, तीनों अलग अलग है भाई, रिलैक्सिन, तीनों हार्मोन, तीनों के तीनों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है, सवाल आ जाए भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो बताना, क्या बताओगे? गर्भाशय में होता है। सवाल आ जाए निषेचन कहाँ होता है, तो बताओगे अंडवाहिनी नली, इसी को एक कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब, इसी को ही बोलते हैं डिंब वाहिनी। ये चीजें अपने को माइंड में रखना है भाई। और निषेचन है वो एम्फुला और इस्थमस के बीच होता है, ये भी पता होना। एम्फुला और इस्थमस, इनके बीच क्या होता है? निषेचन होता है। ये बातें अपने को माइंड में रखना है। बाकी जो भी मैटर बच गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।